प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। राजवीर सिंह राजकीय महाविद्यालय खैरतल से आज हम आपको पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधानों का वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम पूर्व में भी इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं, उसके बारे में अरस्तु प्लेटो का शिष्य है और इसे प्लेटो ने अपनी एकेडमी का मस्तिष्क कहा है। सत्तारूढ़ नागरिक जनसमूह ही संविधान है। द सिविक बॉडी इज द एंड कॉन्स्टिट्यूशन इट सेल्फ। संविधान का अर्थ है जीवन का ढंग या सामाजिक सदाचार की रीति एवं राजनीतिक पदों को प्रदान करने की विधि। अरस्तु ने संविधान के लिए यूनानी शब्द पोलिटिया बताया है। इनका अंग्रेजी रूपांतरण कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रॉम ऑन गवर्नमेंट से है। डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की परिभाषा के रूप में जब हम बात करते हैं तो संविधान की परिभाषा सामान्य रूपेण राज्य के शासन पदों और विशेषतया प्रभु पद के संगठन के रूप में की जा सकती है। इसकी अन्य प्रकार की परिभाषा के रूप में भी हम बता सकते हैं कि किसी राज्य के अंतर्गत शासन पदों के संगठन के रूप में से की जा सकती है, जिनके द्वारा उन पदों के वितरण की विधि निश्चित की जाती है। सर्वोच्च सत्ता का निर्णय किया जाता है और राज्य एवं उसके सब सदस्यों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले लक्ष्य को निर्धारित किया जाता है। अनेक इन परिभाषाओं की विश्लेषणात्मक व्याख्या के रूप में हम जब देखते हैं तो विधान राज्य का संगठक है। इसके द्वारा ही राज्य की रूपरेखा एवं राज्य का आकार सुनिश्चित होता है। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का आधार अर्थात उसका स्वरूप, राजतंत्र, कुलीनतंत्र, जनतंत्र सभी विधान द्वारा निश्चित किए जाते हैं, क्योंकि संविधान परिवर्तनशील होता है। समय एवं परिस्थिति के मुताबिक बदलना उसकी स्वाभाविक नियति है और इसी वजह से वो समय और परिस्थिति एवं आने वाले भविष्य की दशाओं के आधार पर उसमें चेंजेज आता रहता है। विधान द्वारा शासन के विभिन्न अंगों में सत्ता का वितरण, इसके लिमिट्स एंड इसका फॉर्मुलेशन ऑफ द क्वेश्चन किया जाता है। विधान भी यह निश्चित करता है कि यूनिवर्सल ट्रुथ का लेवल क्या है। यह एक व्यक्ति, कुछ व्यक्तियों या अनेक व्यक्तियों में निहित है। कोई भी राजनीतिक समुदाय लक्ष्यों को और उन्मुख है, अर्थात व्यक्तिगत हित या सार्वहित की कामना से प्रेरित होकर कार्य कर रहा है। इसी आधार पर किसी विधान का विकृत या उन्नत होना निर्भर करता है। अरस्तु के अनुसार संबंधी विचारों की व्याख्या के बाद संविधान का वर्गीकरण करना सरल हो जाता है। इनका दो आधारों पर वर्गीकरण किया जाता है: नंबरिंग बेसिस ऑफ नंबर, बेसिस ऑफ उद्देश्य के आधार पर और संख्या के आधार पर। संविधान का स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, इसमें संख्या के आधार पर चाहे कुछ एक या कुछ या अनेक हों, पर वे सामान्य हित को ध्यान में रखकर शासन करते हैं, जैसे राजतंत्र, कुलीनतंत्र और मध्यवर्ग तंत्र। विकृत स्वरूप, इसमें संख्या एक, कुछ या अनेक व्यक्ति हो सकते हैं, परंतु वे व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए राजकीय शक्ति का प्रयोग करते हैं। उन्हें वह निरंकुश तंत्र, अल्पतंत्र और लोकतंत्र की संज्ञा देते हैं। यहाँ अरस्तु शुद्ध और विकृत संविधानों के भेद को स्पष्ट करते हुए लिखता है कि वे संविधान जो पूर्ण न्याय की दृष्टि से सामान्य हित का ध्यान रखते हैं शुद्ध संविधान हैं, और वे संविधान जो केवल शासकों के व्यक्तिगत हित को ध्यान में रखते हैं वो दूषित या विकृत संविधान हैं। संविधानों का जो क्लासिफिकेशन अरस्तु ने किया है वो 3 प्रकार की कैटेगरियों के रूप में किया है: प्योर फॉर्म, करप्ट फॉर्म और सॉवरेंटी। प्योर फॉर्म अर्थात शुद्ध रूप, मोनार्की, अरिस्टोक्रेसी एंड पॉलिटी। करप्ट फॉर्म अर्थात विकृत रूप, यानी ट्राइनी ओलिगार्की और डेमोक्रेसी, निरंकुश तंत्र, अल्पतंत्र और लोकतंत्र। सॉवरेंटी, नंबरिंग ऑफ द रूलिंग सिस्टम, वन, द फ्यू और द होल पीपुल। विभिन्न समुदायों की व्याख्या के अकॉर्डिंग राजतंत्र, अरस्तु के अनुसार राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है जिसमें राज्य एक व्यक्ति के हाथ में होता है जो अपने असाधारण गुणों और विवेक के आधार पर शुभ को जानता है
और उसी शुभ को क्रियान्वित करने वाली विधियों का निर्माण करता है। अरस्तु के अनुसार ऐसा शासक सुलभ नहीं है, और यदि सौभाग्यवश मिल भी जाए तो वह जरूरी नहीं कि वह उत्तराधिकारी भी ऐसा ही मिले। इसका विकृत रूप निरंकुश तंत्र होता है। राजतंत्र विकृत होकर तानाशाही या डिक्टेटरशिप का रूप धारण कर लेता है। और आगे कुलीन तंत्र, इसमें शासन शक्ति कुछ मनुष्यों के हाथों में होती है जो राज्य तथा नागरिकों के हितों को सर्वोपरि समझते हैं। अरस्तु कुलीन तंत्र के दो रूप मानता है, नागरिकों के एक वंशानुक्रम और दूसरा आयु पर आधारित। पहले प्रकार पर कुछ व्यक्ति सदैव के शासक होते हैं और यहाँ तक कि उसकी मृत्यु के बाद उनकी संतानें उन स्थानों को प्राप्त कर लेती हैं। दूसरे प्रकार के कुलीन तंत्र में केवल वयस्क व्यक्ति ही शासन करते हैं, परंतु दोनों ही शासन में वृद्धि, गुण और विधि का महत्व है। अल्पतंत्र, अरस्तु की मान्यता है कि जब कुलीन तंत्र विकृत होता है तो वह धनिक तंत्र का रूप ले लेता है। इसमें शासन व्यक्ति शक्ति कुछ थोड़े से धनिक व्यक्तियों के हाथों में चली जाती है और वे उचित और अनुचित विधियों से जनता का शोषण करते हैं। अर्थात वे संपत्ति के लिए संपत्ति के सिद्धांत पर आधारित होते हैं, परंतु धीरे धीरे संपत्ति के कारण इन लोगों में भी धीरे धीरे वैमनस्य और कलह की आरंभ हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो वास्तविक रूप में इन व्यक्तियों में आपसी कलह का कारण राजतंत्र आपसी कलह के कारण शासन का जो स्वरूप है वो विकृत हो जाता है और उसमें साधारण प्रक्रिया को अनुसार शासन करना संभव नहीं हो पाता है। अगला है मध्य वर्ग तंत्र या पॉलिटी। अरस्तु की दृष्टि में यह संवैधानिक सरकार है। सभी लोगों द्वारा जन सामान्य के हितों के लिए शासन व्यवस्था है। इसमें प्रजातंत्र और धनिक वर्ग का मिश्रण होता है। इस संबंध में प्रोफेसर वीपी वर्मा लिखते हैं कि यह लोकतंत्र से समानता और स्वतंत्रता के आदर्शों को ग्रहण करता है और धनिक तंत्र से जन्म और धन से प्राप्त होने वाले गुणों को। कहने का मतलब यह है कि यह इन सभी में सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना जाता है कि इसमें कानून का भी पूर्ण रूपेण बोलबाला होता है और राज्य शासन की जो व्यवस्था है वो सर्वहितकारिणी धारणा को आलिंगन करती है। उपरोक्त आधार पर अरस्तु इसे यथार्थ राज्यों में उत्तम मानता है और इसी स्वरूप की श्रेष्ठता के संदर्भ में सिनक्लेयर लिखते हैं कि यह एक ऐसा धनिक तंत्र है जिसमें संपत्ति की योग्यता तो बहुत ऊंची है और न बहुत नीची है। ये लोकतांत्रिक है क्योंकि इसमें बहुसंख्यकों के निर्णय को मान्यता प्राप्त होती है। डेमोक्रेसी, पॉलिटी और संवैधानिक सरकार विकृत होकर प्रजातंत्र में परिणत हो जाती है। इसमें शासन का संचालन कानून द्वारा न होकर व्यक्तियों की इच्छा अनुसार होता है। इसमें समानता पर अधिक जोर दिया जाता है। राज्य के पदों का धन के आधार पर बंटवारा होता है। इसमें प्रत्येक कुलीन नागरिकों को पदों का वितरण किया जाता है। इसमें कानून की प्रधानता होती है। इसमें सभी नागरिकों को राज्य में हिस्सा दिया जाता है और संप्रभुता शक्ति भी इनमें होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो अरस्तु ने संविधानों के वर्गीकरण की धारणा जो दी है वो यूनानी काल में महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो आज तक सर्वश्रेष्ठ और न्याय संगत है, जिसे आज अपना भी रहे हैं और उनको शासन व्यवस्था के रूप में आज हम उनके लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। जय हिंद, जय भारत।